नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के भाग 1 के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के भाग 1 या पार्ट 1 के बारे में। अध्याय चूँकि बड़ा है इसीलिए इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। अंतिम जो मुगल शासक या बादशाह था वो था औरंगजेब, यानी जो सबसे शक्तिशाली है उसकी बात करते हैं। अंतिम शक्तिशाली औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में और उसकी मृत्यु के साथ ही क्षेत्रीय रियासतों ने स्वतंत्र होना प्रारंभ कर दिया। इससे दिल्ली की प्रभावशीलता खत्म होने लगी, क्योंकि मुगल जो साम्राज्य था वो दिल्ली से संचालित होता था, राजधानी उसकी दिल्ली थी। इन्हीं मुगल शासकों से अनुमति प्राप्त अंग्रेजी ताकतें सिर उठाने लगी। अंग्रेज चूंकि आए तो व्यापार करने थे भारत में, यानी कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन सत्ता के बल पर शासक बन बैठे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता होने के कारण, हालांकि बनना नहीं चाह रहे थे बहादुर शाह जफर, लेकिन क्रांतिकारियों ने जबरदस्ती उनको बना दिया, तो क्रांति का नेता होने के कारण छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से कैप्टन जो हडसन था वो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को उसके 2 पुत्रों के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों पुत्रों को बहादुर शाह जफर के सामने ही गोली मार दी गई और बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून, जो कि बर्मा में स्थित है, और बर्मा का आज की तारीख में नाम है म्यांमार, तो वहाँ भेज दिया गया। इसको काले पानी की सज़ा बोला जाता था। और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद उनको वहीं पर दफना दिया गया। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो उससे पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के एकाधिकार का चार्टर प्राप्त कर लिया। चार्टर का मतलब होता है इजाज़तनामा और एकाधिकार का मतलब होता है अकेले का अधिकार। तो इस तरह का उन्होंने चार्टर प्राप्त कर लिया। लेकिन अब इस चार्टर की एक समस्या थी। दरअसल में ये बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की या ब्रिटिश साम्राज्य की कोई कंपनी व्यापार पूर्व के साथ नहीं कर सकती, लेकिन अन्य जो यूरोपीय ताकतें या यूरोपीय कंपनियां थी उन पर यह चार्टर लागू नहीं होता था। तो ऐसे में जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हिंदुस्तान पहुंचती या भारत पहुंचती, उससे पहले ही पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट, जो कि केरल का कालीकट बंदर का कभी हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी और कुछ समय बाद गोवा में अपना ठिकाना बना ली, यानी वहाँ अपनी फैक्ट्री या कंपनी स्थापित कर ली। दरअसल उस समय भारत आने का समुद्री मार्ग अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा अंतरिप, जिसको उत्तम आशा अंतरिप कहा जाता है, को छूते हुए हिंद महासागर पार करके होकर ही था। सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डिगामा, वो भारत आने का उसने जो मार्ग, यही मार्ग ढूंढा था। तब केरल, उस समय कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। बाद में जब पुर्तगाली शासक वास्को डिगामा यहाँ से गया तो उसको काली मिर्च और गरम मसाले और बढ़िया महीन रेशम के कपड़े और सूती कपड़े दिए। अब इन चीज़ों को देने से पुर्तगालियों के मन में ये चीज़ तो आ गई थी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी संपदा ऐसी है जो बहुत बड़ी कीमती है, वस्त्र भी वहाँ के अच्छी किस्म के हैं और खाद्य पदार्थ भी हैं ही, मसाले।
जब ये कंपनियां भारत आने लगी, दरअसल में क्या है कि जब अब इन्होंने ऐसे पता चला तो कंपनियां भारत आने लगी। अब भारत आने से जो यूरोप की कंपनियां भारत आई थी, तो वहाँ पर सामान जब पहुँचा तो इस सामान की मांग बढ़ी। अब मांग किसकी बढ़ी? एक तो था भारत में बने बारीक सूती कपड़े और दूसरा था रेशम। इसके अलावा मसालों में लौंग, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी, इनकी बहुत भारी मात्रा में वहाँ मांग थी। अब आपको पता है कि जब मांग बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे जैसे यूरोपीय जो बाजार थे उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी और मांग होने लगी, तो भारतीय जो व्यापारी थे इन्होंने क्या किया, चीज़ों की कीमत बढ़ा दी, यानी दाम बढ़ा दिए मसालों के भी और कपड़े और रेशम के। अब क्या था कि जब व्यापारिक कंपनियां यहाँ से अब चूंकि कंपनियां ज़्यादा हो गई थी, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, ठीक है ना, तो ये स्कॉटिश, तो इस तरह की ये जो डेनिश, तो ये सारी कंपनियां जब ज़्यादा मात्रा, भाई एक कंपनी थी तब तक तो माल ज़्यादा बिकता था, लेकिन जब कंपनियां ज़्यादा हो गई तो माल कम बिकने लगा। तो इससे क्या हुआ, एक तो कीमतें बढ़ना और फिर माल कम मिलना। तो इससे क्या हो गया कि मुनाफा व्यापारियों को कम होने लगा। अब ऐसी स्थिति में कंपनी में क्या हुआ कि जब मुनाफा कम होने लगा तो ये इसका तो दो ही तरीके थे कि भाई या तो दूसरी कंपनी छोड़ के चली जाए, या एक कंपनी वाला दूसरी कंपनी को भगा दे, या कंपनी वाले व्यापारी को भगा दे या ख़त्म कर दे। तो अब ये कंडीशन उनमें आपसी युद्ध की बन गई, यानी उनमें आपस में कंपनियों में युद्ध होने लगे और शुरुआत हुई एक दूसरे के जहाज़ों को डुबोने से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित की। दरअसल में ये कलकत्ता का ही क्षेत्र था। उस समय जो व्यापारी थे उनको फैक्टर कहा जाता था, और फैक्ट्री में ही सामान को सहेज कर रखने यानी स्टोर करने के लिए माल गोदाम यानी वेयर हाउसेज हुआ करते थे। अब धीरे धीरे अधिक लाभ लेने के लिए व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास ही बसाने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या है, किलेबंदी करना प्रारंभ किया। तो यानी कॉलोनाइजेशन वहाँ प्रारंभ कर दिया, औपनिवेशीकरण। अब किलेबंदी करने के उद्देश्य से मुगल अफसरों को रिश्वत दी और 1698 ईस्वी में 3 गांव अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि हुगली नदी के आसपास थे, उनको खरीद लिए। और ये 3 गांव थे गोविंदपुर, सुल्तानटी और कलिकाता। इन 3 गांवों से मिलकर ही आज का कोलकाता या कलकत्ता बना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक औरंगजेब से बंगाल में कर मुक्त व्यापार का भी फरमान जारी करवा लिया था। इस फरमान का नाम था दस्तक। यानी ये दस्तक में क्या था कि ये किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करेंगे और अपना व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर करती रहेगी। लेकिन अब समस्या क्या थी कि व्यापार तो कंपनी, जो फरमान था दस्तक जो कर मुक्त व्यापार का था वो मिला तो कंपनी को था, लेकिन इस फरमान की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर और अधिकारी थे वो खुद का व्यक्तिगत व्यापार भी बिना शुल्क चुकाए कर रहे थे। अब ऐसे में बंगाल में क्या हुआ कि राजस्व की वसूली कम होने लगी, कम तो होती ही ऑटोमेटिक। तब जब चूंकि औरंगजेब की तो मृत्यु हो ही चुकी थी, तो उसकी मृत्यु के बाद जब बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया यानी स्वतंत्र रियासत बना, तो वहाँ का पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खां। तो इस स्वतंत्र रियासत में, जो बंगाल की स्वतंत्र रियासत बनी मुगल शासन से अलग होके, तो मुर्शीद कुली खां ने विरोध कर दिया कि आप लोगों को
क्योंकि राजस्व आय कम हो रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये दस्तक यहाँ पर चलेगा नहीं, आपको शुल्क इसका अदा करना पड़ेगा। और ये विरोध अली वर्दी खां तक भी चला, जो कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब हुआ। बाद में अली वर्दी खां की 1756 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद अली वर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला। वीर था, साहसी था, निडर था और बुद्धिशाली भी था। तो बंगाल का नवाब बना अपनी योग्यता के आधार पर। तो इसने भी वहां पर विरोध कर दिया कि भाई आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा बंगाल में यदि आपको व्यापार करना है तो। अब समस्या क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नवाब चाहती थी जो कठपुतली हो, यानी जो वो कहे वो बात को मान ले। अब राजस्व न चुकाने पर सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी व फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अब सिराजुद्दौला अली नगर की ओर बढ़ा, यानी आगे अंग्रेजों पे और आक्रमण करने के लिए चल दिया। तब कोलकाता का नाम अली वर्दी खां के नाम पर अली नगर हुआ करता था। दरअसल में अली नगर कोलकाता ही था। अब आती है काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक हॉल बोला जाता है। 30 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अली नगर, यानी बाद में जो कोलकाता बना, वहां पहुंचकर अंग्रेजों के किले फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और 146 अंग्रेजों को किले के एक कमरे में बंद कर दिया। उस समय फोर्ट विलियम पर गवर्नर ड्रेक तैनात था। उसने जान बचाकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। दूसरे दिन जब वो कमरा खोला गया, जो कि फोर्ट विलियम था जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद किया था, उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब थे, तो 146 में से केवल 23 लोग ही जीवित बचे। इस घटना को ही काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल कहा जाता है। इन 23 जो लोगों में से हलवेल नामक एक अंग्रेज जो वो भी बचा था, तो उसने जाकर यह घटना अंग्रेज अफसरों को दी और वहां से रॉबर्ट क्लाइव तक ये बात पहुंच गई। उस समय रॉबर्ट क्लाइव मद्रास प्रेसिडेंसी में अफसर हुआ करता था। अब रॉबर्ट क्लाइव ने ये बात सुनी तो एडमिरल वाटसन के साथ सेना लेकर मद्रास से अली नगर की तरफ आया, यानी कोलकाता की तरफ आया और सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। अली नगर की संधि से अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई, यानी पहले तो चोरी छिपे कर रहे थे, लेकिन अब किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई आधिकारिक रूप से। बाद में इन अंग्रेजों ने क्या किया, किलेबंदी करते समय फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र चंदनगर पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि कंपनियों में तो व्यापारी कंपनियों में तो आपस में झगड़ा चल ही रहा था व्यापार के कारण। इधर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की सेना में भी सेंधमारी की और उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हालांकि मीर जाफर के साथ जगत सेठ एक बैंकर हुआ करता था उस समय बंगाल का, बड़ा ही धनी व्यक्ति था वो, और पूर्व दीवान राय दुर्लभ ने भी सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर का साथ दिया, क्योंकि दरअसल में सिराजुद्दौला ने इन दोनों जगत सेठ और दीवान राय दुर्लभ को भी दबा के रखा हुआ था। अब इन सारी घटनाओं से लेकर एक नया युद्ध पनपा, जिसका नाम था पलासी या प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को बंगाल में पलासी या प्लासी नामक एक स्थान है। दरअसल में वहाँ पर पलास के बहुत सारे पेड़ हैं, तो उस कारण से वो उस क्षेत्र का नाम प्लासी या पलासी पड़ा। तो वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके मीर जाफर को दे दिया, यानी उसके हवाले कर दिया। लेकिन मीर जाफर के बेटे ने मीरान ने सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया।
सन 1757 में मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, तो वहाँ पर एक हिराजिल महल था सिराजुद्दौला का, तो उसमें नवाब के पद पर बिठाया और यहीं से मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाने लगा। यानी रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ वहाँ के आम लोग कहते थे। नवाब बनते ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने की जागीरदारी और बंगाल, बिहार व उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। साथ ही अलीनगर, जो बाद में कोलकाता बना था, में सिराजुद्दौला के आक्रमण के कारण जो हानि हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 1,77,00,000 रुपए भी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से मांग लिए। इन कारनामों से खुश होकर प्लासी युद्ध के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बाद में अंग्रेजों की इच्छाओं की पूर्ति न कर पाने के कारण, चूंकि अंग्रेज तो क्या है बार बार उन्होंने कठपुतली नवाब बनाए इसीलिए ताकि वो अपनी इच्छाओं के अपने जो भी इनकम का सोच चालू रख सके। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को इन्होंने हटा दिया और मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन उसके साथ भी शर्त यही थी कि उनको राजस्व की आय देनी पड़ेगी, यानी उनकी आय का स्रोत उसको बनना पड़ेगा। अब चूंकि जब भी कोई नवाब बनता है तो उसको अपनी भी ओहदे और सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने सबसे पहले अपने ओहदे को बचाने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि आजकल बिहार में स्थित है, तो मुंगेर पे स्थानांतरित कर ली। अब समस्या थी कि मीर कासिम ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको लेकर अंग्रेज नाखुश हो गए थे। इससे भी इसने क्या किया, पहली बात तो वे राजधानी को मुंगेर ले गया मुर्शिदाबाद से। दूसरा, सैन्य बल में वृद्धि की और यूरोपीय ढंग से उन सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाया। तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का मुंगेर में कारखाना लगा लिया। अंग्रेजों द्वारा की जाने वाले आंतरिक व्यापार के जो राजस्व की वसूली बंद कर दी, यानी बाहरी व्यापार की तो चालू रहने दी, लेकिन जो आंतरिक व्यापार था, ठीक है ना, उसकी राजधानी का या उसके साम्राज्य से रिलेटेड है ना, उसकी साम्राज्य की सीमाओं में, तो उसको बंद कर दिया। कर वसूली के दस्तक नामक फरमान जो कि औरंगजेब से अंग्रेजों ने प्राप्त किया था उसको खारिज कर दिया और अंग्रेजों पर खिरंजी नामक कर लगा दिया। अब इन बातों से अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने, हालांकि इस बात से 1763 में अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच 3 युद्ध हुए। करवा का युद्ध, दूसरा गिरिया का युद्ध और तीसरा उधो नाला का युद्ध। अंत में मीर कासिम को हार मानकर भागना पड़ा और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जाकर उसने शरण ली। इधर अंग्रेजों ने क्या किया, पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जब मीर कासिम भाग गया। तो अब इन चीजों, जब सुजाउद्दौला के पास मीर कासिम पहुंचा तो अंग्रेज नाराज हो गए। तो इस नाराजी से एक नए युद्ध ने जन्म लिया, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब द्वारा मीर कासिम को शरण देना एक प्रमुख कारण था। अंग्रेज अवध के नवाब से, अवध जो नवाब था सुजाउद्दौला, उससे नाराज हो गए और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध के लिए सेना अवध भेज दी। 22 अक्टूबर 1764 को, कब 22 अक्टूबर 1764 को बारिशों का समय था और मीर कासिम के साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी साथ थे। और बनारस के पास बलिया से 40 किलोमीटर दूर बक्सर, जो कि आजकल बिहार में स्थित है, नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया और अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम युद्ध छोड़कर भाग गया और भटकते भटकते उसकी मृत्यु हो गई। जुलाई 1765 में मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया।
बक्सर के युद्ध के बाद, क्योंकि मीर जाफर उस समय बंगाल चला गया था, अब बक्सर के बंगाल क्या, बांग्लादेश चला गया था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियां हुई और अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों में अपने राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, उनकी नियुक्ति कर दी। इलाहाबाद की जो दो संधियां हैं, उनमें जो प्रथम संधि थी वो हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, बक्सर के युद्ध के बाद। और ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, जो नया नया बना था, तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी और बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया, जो कि 1765 से लेकर 1772 तक रहा। द्वैत शासन के अंतर्गत वास्तविक जो शक्ति थी वो तो अंग्रेजों के हाथ में थी, और प्रशासन की जो सारी जिम्मेदारी है, यानी हेडेक किस पर डाल दिया, नवाबों के कंधों पर। दूसरी बात ये थी कि कंपनी ने अवध के नवाब जो था अवध का, उससे यानी सुजाउद्दौला, उससे कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीन लिए और वो मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिए। कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद इसी समय 4 दिन बाद, यानी 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब अवध, अब देखिए अब बच कौन गया, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ हो गई और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हो गई। अभी तो अवध का नवाब जो शेष रह गया था, उसके साथ भी क्लाइव ने इलाहाबाद की दूसरी संधि कर ली। और इस इलाहाबाद की दूसरी संधि में चूंकि कड़ा और इलाहाबाद तो छीन के जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया था, लेकिन बाकी जो शेष हिस्सा है, ठीक है ना, जो अवध का था, वो नवाब सुजाउद्दौला को पुनः लौटा दिया। और अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्चे पर, यानी खर्चा नवाब करेगा और सेना अंग्रेजों की रहेगी, तो वो सेना वहाँ पे रख दी। अवध में कंपनी जो थी अंग्रेजों की, उसको कर मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। अवध को अंग्रेजों ने बंगाल और मराठा साम्राज्य के बीच में बफर स्टेट के रूप में बनाए रखा। बाद में कंपनी ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए देकर बंगाल में निजामत, यानी कानून बनाने और न्याय करने की शक्ति का एक आदेश होता है, वो प्राप्त कर लिया। इस तरह कठपुतली नवाबों के साथ खराब अनुभवों के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। दरअसल में जो यहाँ से अंग्रेज जितने भी जाते थे विदेश, तो दरअसल में वो क्या है कि नवाब को नवाब बोलने लगे, क्योंकि नवाबी ठाट बाट में वहाँ रहते थे। तो दरअसल में नवाब जो शब्द था वो नवाब से ही बना है। बाद में बंगाल हाथ में आने के बाद कंपनी ने अपना जो खर्चा है वो बंगाल की आमदनी से ही चलाने लगी। क्योंकि पहले क्या था कि खर्चे के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी आता था, तो उसको तो भारत में आने से बंद कर दिया, और अब जो बंगाल की आय होती थी उसी से सूती कपड़ा, रेशम, है ना, या सेना को रखना है, या जो भी खान पान की सारी व्यवस्था बंगाल की आय से ही करने लगे। जब रॉबर्ट क्लाइव 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास यानी भारत आया था, तो वो मात्र 18 साल का था। यहाँ 2 बार गवर्नर रहने के बाद 1767 ईस्वी में जब इंग्लैंड रवाना हुआ, तो भारत में उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड थी। 1772 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव पर भारत की जनता के साथ भ्रष्टाचार करने के लिए मुकदमा चला। मुकदमे से बरी होने के बावजूद 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली।
बंगाल का आखिरी नवाब था मुबारकुद्दौला, जिसकी मृत्यु के बाद कंपनी ने गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रारंभ कर दी। बंगाल में जो द्वैत शासन लगा था 1765 से 72 के दौरान, तो उस दौरान कंपनी ने 3 उप दीवान नियुक्त किए थे। तो वो 3 उप दीवान थे बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राम और उड़ीसा में राम दुर्लभ। इसी के साथ धन्यवाद।